हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए डियर स्टूडेंट, क्या चल रहा है जीवन में? आपकी हेल्थ कैसी है? प्लीज इसको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। कितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं? व्हाट इज योर सिटिंग आवर? कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ते हो? प्लीज इसको जरूर कमेंट में मेंशन करना, क्योंकि इसी से पता चलता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। तुम जीवन में जो तुम्हारा लेवल होने वाला है वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है? और जीवन में कितनी ऊंचाइयों को तुम टच करोगे, ये सिटिंग आवर आपका डिसाइड करता है। क्योंकि जैसा मैं रोज कहता हूँ, जब तो आप बैठ के पढ़ते हैं ना सर, तो आपके रियल में जो पोटेंशियल है आपके शरीर से, आपके दिमाग की, वो निकलती है। और वही पोटेंशियल आपके जीवन में, आपके जीवन को ऊर्जा से भर देती है, ठीक है? सो वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माई सेल्फ रोहित केसरी। इस इकोनॉमी की सीरीज में आज नेक्स्ट चैप्टर है, हमने इन्फ्लेशन खत्म कर दिया। टुडेज चैप्टर है बैंकिंग इन इंडिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक बारे में, बैंक क्या होते हैं और बैंक का रोल क्या है आपके जीवन में। जीवन में, इकोनॉमी में नहीं, आपके जीवन में बैंक का रोल क्या है। उसके बाद फिर हम आएंगे आपकी अर्थव्यवस्था में, आपके जीवन में जो बैंक का रोल है उसके कारण से आपकी अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ता है इसका, ठीक है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग इन योर लाइफ, देन व्हाट इज इम्पैक्ट इन योर इकोनॉमी, ठीक है? इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इन्फ्लेशन इसीलिए पढ़ा दिया आपको, क्योंकि उससे आप समझ जाएंगे कि अब जब बैंकिंग पढ़ोगे तो यहाँ से इन्फ्लेशन को संचालित कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? सो और बताइए कैसे हैं आप सब? हेल्थ वगैरह सही है ना आप सबकी? हम्म। और सिटिंग हावर क्या हाल चाल है ये बताइए। कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? ये 10-12 घंटा या फिर 15 घंटा 20 घंटा बैठ के लगातार पढ़ाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि यही है रियल ह्यूमन बीइंग की पोटेंशियल ना यार। तुम सोचते हो 7-8 घंटा टाइम टेबल बना के पढ़ लिए बहुत हुआ, कुछ नहीं है। 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 72 घंटा पढ़ो, ये रियल पोटेंशियल है जीवन की। फिर देखो तुम अपने आप को कहाँ पाओगे। तुम्हें एक्चुअली में सेल्फ डाउट होने लगता है ना, जो एचडी सिंड्रोम है, सेल्फ डाउट सिंड्रोम, ये तुम्हें होने लगता है खुद पे जब तुम पढ़ने लगते हो। बीच में एक विचार क्या आता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, अगर मेरा नहीं निकला तो क्या होगा? व्हेन आई एम फेल, तब क्या होगा, ठीक है? तो इस प्रक्रिया से तुम पढ़ना छोड़ देते हो। और जो व्यक्ति उसी विचार को टैकल कर लेता है, उसी विचार को समझ लेता है, उसके माइंड का डायरेक्शन ओपन हो जाता है। समझ में आया? तो यही रीज़न है। और दूसरी बात, तुम एज को कभी भी बंदिश मत बनाना अपने जीवन में, कि तुम्हारी एज कुछ हो गई है तो मतलब तुम खत्म हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एंड हो गया, नहीं। एज नेवर मैटर इन योर लाइफ व्हेन यू प्लेइंग द गेम। ये सब गेम ही तो है पढ़ाई, इट्स नॉट अ स्टडी, इट्स अ गेम। और मजा तो खेल खेलने में आता है। बात को समझो जो कह रहा हूं, इट्स अ गेम। बात समझ में? ठीक है, ये मतलब थोड़ी है इफ यू आर बॉर्न हेयर देन जी ही लेते हैं यार, अगर पैदा हो गए जी ही लेते हैं, नहीं। देन मेक हिस्ट्री, रियलाइज करो खुद की पोटेंशियल को, सीखो उससे। अगर यहाँ पैदा हुए हैं, जीना नहीं है, इतिहास बनाना है। छोटी छोटी चीजों से डर जाते हो तुम यार। उठाओ किताबों को, और भीमराव अंबेडकर, उसके बाद क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन और एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ पढ़ डालो। कोई कोई नया प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। तुम भयभीत हो जाते हो किताबों से यार, क्यों? किताबों से क्यों भयभीत होते? ये शब्द ही तो हैं।
मैं देख रहा हूँ अधिकतर बच्चे मैथ से भयभीत हैं। मैथ से तुम क्यों भयभीत हो? मैथ तुम्हारी रियल लाइफ जर्नी है। तुम अपने लाइफ को रियलिटी में कनेक्ट करके देखो। मैं ऐसे परमुटेशन कम्बिनेशन कभी पढ़े हो ढंग से? तुम ढंग से परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ लो तो तुम क्वेश्चन पेपर एसएससी का सेट कर दोगे। अरे हसलर वेब सीरीज आई है ना, उसमें देखो दिखाता ना परमुटेशन कम्बिनेशन कमाल। उसके एक सर रहते हैं लोबो, लोबो सर, उसको पढ़ाते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा रहते हैं। तो उस समय उसको खड़ा करते हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बगल वाले बच्चे ने सब बता दिया, रट के आया था साइलेंसर की तरह हीट डेट वाली। तो वो गया, फिर ध्यान लगाया और पूरा परमुटेशन कम्बिनेशन इस हिसाब से पढ़ा कि 5 दिन पर बचे थे उसके एग्जाम के। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया, क्या कहते हैं, कॉलेज से निकाल के, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर को इस हिसाब से सेट कर दिया कि इस साल का करंट जो पेपर बनना था उसको पूरा सेट कर लिया, और जाके पेपर दिया 9.5 सीधी की। वेबसाइट सबके लिए अपलोड कर दिया। जब उससे सर ने पूछा, उसके जो डीन थे कॉलेज के, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा सर मैंने परमुटेशन कम्बिनेशन बढ़िया पढ़ लिया था। लोबो सर का कहना मैंने मान लिया, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ लिया, और देखिए सर रिजल्ट। तो आपको तो गर्व करना चाहिए ना सर कि मैंने परमुटेशन कम्बिनेशन बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया। तो समझो, इस तरह चीज़ों को पढ़ो, जिस चैप्टर में घुसो उस चैप्टर से नया चैप्टर आविष्कार करके निकाल दो। बात समझ में आई? तुम इस लेवल का पढ़ो ना यार, तो इस लेवल का पढ़ो ना यार कि जिस चैप्टर को पढ़ो इतना ढंग से उसका रियल लाइफ में प्रयोग करना सीखो। अब इस बैंकिंग सेक्टर को मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, इतना दिमाग लगा के पढ़ो, इतनी पोटेंशियल के साथ पढ़ो इसको कि इसका रियल लाइफ में प्रयोग करना सीख जाओ। जितने भी बैंकिंग के एलिमेंट हैं तुम सबको सीख जाओ, फिर देखो उसका प्रयोग कैसे होता है जीवन में। जब तुम इसको मैथ मान लो कोई चैप्टर है, तुम मैथ से डरते हो, तो तुम उसको बेहतरीन ढंग से ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिंगल को बेहतरीन ढंग से जब पढ़ लोगे जिस दिन ना, हर बच्चे को बता रहा हूँ मैथ रियलिटी में पढ़ना चाहिए, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पा रहा तो कोचिंग कर ले पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद फिर उसका जादू देखोगे तुम अपने जीवन में। जीवन की 50% समस्याएं खत्म। तुम एसएससी और यूपीएससी की तैयारी में जो बिजी हो, नहीं निकाल पा रहे हो ना, ये रीजन है तुम्हें मैथ नहीं आता है। अभी तुम मैथ ढंग से पढ़ने लगो, फिर देखो कलाकारी। पहली बार सिलेक्शन जानते हो क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन? तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं खुल रही? मैथ के कारण नहीं खुल रही, क्योंकि चीजें आज के समय कैलकुलेशन बेस्ड हैं। देखो उस बच्चे ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, पूरा पेपर सेट कर दिया, तो दिमाग को इस तरह एक्टिवेट करो। बात समझ में आया? तो ये है, इस प्रकार की बुद्धि यूज करो। समझ में आया? रेंचो बनो, साइलेंसर किया रटना मत सीखो, ठीक है? और सेल्फ डाउट, एसडी सिंड्रोम जो है, सेल्फ डाउट सिंड्रोम, उससे बाहर निकलो। तुम्हें उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब खुद पे बिलीव होता है ना तो फिर मजा आने लगता है। जो खुद पे बिलीव वाली ऊर्जा है ना सर, जब अपने आप पे विश्वास होता है तो उस एनर्जी का लेवल ही अलग होता है। तो पहाड़ अगर सामने आ जाए तो रेजा रेजा कर दोगे उसको, उसका लेवल अलग है। वही लोग हैं जो क्या कहते हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री, इन सब कंपनियों कौन खड़ा खड़ा करता है? जो खुद पे बिलीव करते हैं, वही लोग सर बिलियनर बनते हैं, बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी करते हैं। वही लोग हैं, वही लोग हैं जो इस पेपरों में हायर रैंकों में लेके आते हैं। अपने ऊपर बिलीव हो जाता है उनको ना सर, सब खत्म, टेंशन मुक्त, चिंताग्रस्त से समाप्त हो लोग। तो अपने ऊपर बिलीव तुम्हें मजबूत करना पड़ेगा, अपना बिलीफ सिस्टम। इसको केवल मोरली मत लेना, इसको प्रैक्टिकल वे में दिमाग में बैठा लो।
रियलिटी बता रहा हूँ जीवन की। बिलीफ सिस्टम इज रियली नीडेड थिंग्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। चीता उतना तेज क्यों दौड़ता है? विश्वास है कि हिरन को मार के खा जाएगा। लेकिन तुम किताब पढ़े हो, तुम्हें विश्वास नहीं मैं किताब खत्म कर लूंगा। बिलीव करके देखो तो तुम 10 पन्ना पढ़े थे, 100 पन्ना न पढ़ने लगो, मेरा नाम बदल देना, मैं खुद बदल दूंगा। तो यार इन सब चीज़ों को निकालो अपने अंदर से मेरे भाई। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। तो इस तरह पढ़ो ना, इन्फ्लेशन पढ़ाया हूँ, कनेक्ट करो अपने जीवन में। तुम उसको इतना बेहतरीन ढंग से उसको पढ़ लो इन्फ्लेशन को। तुम्हारी जो रोज की पर डे की चीजें खरीद रहे हो ना, तुम मैनेज करना उससे सीख जाओगे, मार्केट को देख के। इन्फ्लेशन तुम पढ़ लिए ढंग से, तुम्हारे पास गरीबी नहीं आएगी। सामान की जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उसकी कमी नहीं होगी तुम्हारे पास। बात समझ में आई? इस लेवल पर माइंड को एक्टिवेट करो। सीईओ वगैरह बनने का सपना देखा करो किसी भी कंपनी का। मैनेजर फैनेजर बेकार है, एम्प्लॉय तुम बनने का सपना देख रहे हो कि हाँ एमएनसी में नौकरी पा जाए, काफी कुछ नहीं काफी है। डायरेक्ट सीईओ की पोस्ट के लिए सोचा करो। भारत के 150 करोड़ युवा सीईओ की पोस्ट के लिए सोचने लगे, देखो फिर भारत का पोटेंशियल कहाँ से निकलता है। खैर 150 करोड़ युवा नहीं, कम ही है, लेकिन जितने भी हैं सीईओ की पोस्ट के लिए सोचने लगे, फिर देखो इंडिया के ग्रोथ का लेवल। अब तुम सोचोगे कि हाँ क्या सबको मिल जाएगी पोस्ट? सबको नहीं मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोच डेवलप होगी ना सर, उससे पता नहीं क्या क्या डेवलप हो सकता है। अगर किसी भी क्लास के बच्चे 60 बच्चे हैं, अगर 60 के 60 आईएएस बनने के लिए सोच रहे हैं और उसी हिसाब से उनकी पोटेंशियल निकल रही है, समझ सकते हो वो जो बैच का भविष्य होगा ना, वो जो बैच होगा उस क्लास का, आने वाले समय उससे बेहतरीन कोई बैच ही नहीं होगा। तो इस चीज को समझो, मानो, सीखो। बात समझ में आई? ठीक है। तो आज इस बैंकिंग सेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको अपनी रियल लाइफ में तो अप्लाई करना, फिर देखना मजा। देखो बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग मतलब क्या है? नॉर्मल चीज, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ठीक है, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, ठीक है, दीज आर बैंक। ठीक है। अब ये बैंक जो कार्य करते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं लोगों को उधार पे, और तुम्हारा पैसा जमा करते हैं अपने पास। सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, क्रेडिट अकाउंट होता है, ठीक है। इस अकाउंट क्या बोलते हैं, ये अपना क्या कहते हैं, आपका पैसा रखते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद बैंक आरबीआई से किस प्रकार कनेक्ट है, आरबीआई किस प्रकार इन बैंकों को संचालित करता है, किस प्रकार इन बैंकों को रेगुलेट करता है, इन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। बैंक का और फंक्शन क्या है, और अदर फंक्शन क्या है बैंक का, ठीक है। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी लॉट ऑफ चीज़ें कनेक्ट होगी। तुम्हारे जीवन काल में बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो तुम पैसा जमा करो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, बॉन्ड जारी होता है, या फिर गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम जारी होती है, उन स्कीम को तुम तक पहुंचाने में बैंक का योगदान क्या होता है, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह जो होती हैं। ये जीवन का जो 50 से 60% काम बैंक पे ही तो निर्भर है तुम्हारे जीवन का। पेमेंट सर्विसेज हो गई, तुम आज ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बैंकिंग में। बात समझ में आई? आने वाले समय में ऑनलाइन पेमेंट किस लेवल पे जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया इस प्रकार से पढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन मोड से पढ़ते हैं इस बैंकिंग को। लिखा है, बैंक्स आर परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है। बैंक एक प्रकार की माध्यमिक सेवा है आपके जीवन काल में, ठीक है। आपके जीवन काल में मतलब कह सकते हो, यू आर हेयर, और ये गवर्नमेंट है, और बीच में बैंक है। बात समझ में आई? एक्चुअली में बैंक जो है तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच में एक प्रकार की सेवा सदन का काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद यहीं प्लस में लिखो सुविधाएं, तुम्हारी और सुविधाओं के बीच में बैंक खड़ी हुई है, और सुविधाओं गवर्नमेंट के बीच में, ये तुम हो या गवर्नमेंट है। बात समझ में आई? आगे है, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से बैंक्स मेनली लेंट मनी टू फर्म टू हेल्प फाइनेंस दियर इन्वेंट्रीज। बैंक्स जो है लोन दे रही हैं इन्वेंट्रीज को, फैक्ट्रीज को, जिससे वो ग्रोथ कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकें, नई इन्वेंट्रीज को डेवलप कर सकें, जिससे प्रोडक्शन लेवल हाई हो सके। बात समझ में आई? ठीक है। विच वर हेल्ड इन कोलेटरल,
इन द केसेज ऑफ डिफाल्टर, डिफाल्टर केसेज बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो किसी को बैंक ने पैसा दिया, उस आदमी ने पैसा जमा नहीं कर पाया या फिर बहुत अधिक लेट कर रहा है, बहुत डिले हो गई चीज़ें, ठीक, उसको डिफाल्टर कैसे बोलेंगे, ठीक, और किस प्रकार से बैंक उसको डिफाल्टर घोषित करेगा, कितने दिनों का टेन्योर होगा, जिस टेन्योर में बताएगा बैंक हाँ दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दीज आर डिफाल्टर, या फिर इसको क्या कहते हैं, उसके कहाँ से फिर आम इंसान के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर तुम किसी बैंक से दिवालिया हो गए तो उसके बाद क्या तुम्हें किसी बैंक में लोन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंक सीज, जब बैंक उनको सीज कर देती है। ग्रेजुअली बैंक एक्सपेंडेड दियर लेंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो लोन वाली प्रक्रिया होती है बैंक इसको धीरे धीरे इंक्रीज करती है। तो फाइनेंस हाउसेज हुआ, कॉमर्शियल रियल इस्टेट का बिजनेस हुआ, वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस करती है। होल्डिंग द बिल्डिंग्स एज कोलेटरल, इमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का बैंकिंग सेक्टर में क्या योगदान है, आईटी सेक्टर होने के कारण से बैंकिंग पे क्या इफेक्ट आया, जिसके कारण से ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज एक्टिवेट हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हैज़ प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम दिस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बैलेंस, सॉरी फाइनेंस, और इससे कनेक्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फाइनेंस था इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उसमें और आज के समय में क्या डिफरेंस है। जो आज समय ऑनलाइन क्या कहते हैं पेमेंट सिस्टम है, क्या ये लायबल है, क्या ये बेटर है, क्या ये स्टेबल है इन कंपैरिजन क्या कहते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फाइनेंस सिस्टम। बात समझ में आई। इफ द आइडिया डज नॉट पैन आउट द फर्म में गो बैंकरप्ट, फर्म बैंकरप्ट हो जाती है। अगर आइडिया पैन आउट नहीं होता है तो फर्म जो है बैंकरप्ट हो सकती हैं। बट दियर इज नो कोलेटरल, ठीक है, दियर इज अ लिटिल वैल्यू दैट द क्रिएटर कैन सी। देखो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या क्या पढ़ेंगे ये तो मैंने बताया, ठीक है, और जो इसमें टॉपिक दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनबीएफसी पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। इसका बेस रेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेस रेट होता क्या वो पढ़ेंगे। एमसीएलआर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कोविड-19 मॉनेटरी मेजर्स जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब सिचुएशन क्या चल रही है उसको कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। नेशनलाइजेशन बैंकिंग इन इंडिया कब चालू हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या हुआ, अब क्या कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन ऑफ बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे उठने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म हुआ पुराने समय में, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, ठीक है, और अब क्या कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो करंट एरा में जो बजट आया उसको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या हुआ, एनपीए और स्टेट एसेट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के बारे में पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी जो बैंकरप्सी एक्ट है और डिपार्टमेंट कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर जिसको बोला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्टॉक ऑफ मनी बेहतरीन टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, किसी भी बैंक के ऊपर क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, जब बैंक किसी कंपनी के ऊपर क्रेडिट रेटिंग देता है A+, B+, AA+, ठीक है, इस प्रकार की रेटिंग होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम ऑनलाइन पेमेंट बैंक जो अवेलेबल है इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये स्कीम डिफरेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम बारे में पढ़ेंगे। गोल्ड का महत्व क्या है बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा बैंक के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेहतरीन टॉपिक है जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। मज़ा तो बहुत आने वाला है क्योंकि बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बैंकिंग प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। बात समझ में आई। तो ये बैंकिंग एक्चुअली इसे अभी पीछे हमने पढ़ा कि बैंकिंग आपकी और गवर्नमेंट और जो सुविधाएं हैं उनके बीच में बैंकिंग एक प्रकार से मीडियरीज इंटरमीडियरीज के रूप में काम करती है, मीडियम के रूप में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से सुविधाएं लेके, यहाँ से स्कीमों को लेके आप तक पहुँचाने का कार्य करती है। बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक से शुरू करते हैं। आप पैसा इस बैंक में जमा करते हैं, ये हुआ आपका सेविंग अकाउंट, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, ये तो थोड़ा हाई लेवल होगा फिर भी, ठीक है। कोई यहाँ किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब गवर्नमेंट यहाँ से पैसा उठाएगी, इसी बैंक से पैसा उठाएगी। बात समझे, इसी बैंक से पैसा उठाएगी, इसका यूज करेगी डिफरेंट सेक्टर में। डिफेंस के सेक्टर में भी पैसा यूज होगा। अदर क्या कहते हैं टैक्सेशन सेक्टर में यूज होगा पैसा, ठीक है। स्पेस सेक्टर में उसका पैसा यूज होगा। मार्केट सेक्टर में पैसा यूज होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा उसका यूज होगा, ठीक है। बैंक बैंक यहाँ से लोन संचालित करेगी डिफरेंट कंपनियों को, डिफरेंट आदमियों को, इंडिविजुअल को, डिफरेंट इंटिटीज को।
बात समझ में, यहाँ से बैंक लोन संचालित करेंगे। तो एक्चुअली में बैंक आपसे पैसा ले भी रही है, आपको पैसा दे भी रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो सुविधा, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट की अदर प्रक्रियाएं जो हैं उसको आप तक पहुंचा रही है और आप तक सुविधाएं दे रही है। मतलब आप बैंक जो है ये है बैंक, ये है गवर्नमेंट और ये है सुविधाएं, ठीक है। ये तीन चीज़ इसके बीच में बैंक काम करती है। तो इस प्रकार से बैंक काम करती है, ठीक है, इंटरमीडियरीज बन के। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बैंक के बारे में, है ना। तो बैंक को तो पढ़ना जरूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। एक्चुअली में क्या है ना, जब तुम इस चैप्टर को पढ़ते हो या फिर इसमें कई ऐसे चैप्टर हैं इकोनॉमी के, तुम इसको बेसिक से सोचना नहीं शुरू करते, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता है। तुम अगर बेसिक से इसको सोचना चालू करो, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल तुम्हारा हाई होने लगेगा और तुम्हें मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो तुम इसको बेसिक से सोचना चालू किया करो, बात समझ में। इसको बेसिक से पढ़ना चालू किया करो, तब मज़ा आता पढ़ने में। अब बेसिक से कैसे कनेक्ट करोगे, तो बेसिक से कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे एरिया का जो बैंक है ना, या जो भी कोऑपरेटिव बैंक है, जो भी बैंक तुम्हारे खुला है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, एसबीआई, तुरंत वहाँ पकड़ो, उसकी हर चीज़ों पे अपना ध्यान लगाने लगो और वहीं से ध्यान लगा के चीज़ों को शुरुआत करने लगो ना। अभी जाकर बैंक में टहल घुमाया करो, जब बैंकिंग पढ़ रहे हो जाओ बैंक में घूम टहल लो, देखो बैंक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ऑफिसर अवेलेबल है वहाँ पे, क्या क्या कार्य होता है, फॉर्म कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या और सुविधाएं, वहाँ से पूछा करो, वो आपके लिए ही बना है। कभी जाकर पूछा करो सर लोन कैसे मिलता है, कितने % पे ब्याज लग रहा है, इस समय क्या चल रहा है, क्या रेटिंग है, हर चीज़ के बारे में तुम पूछोगे, जानकारी लोगे, तो ये चैप्टर तुम्हारा स्वतः ही क्लियर होने लगेगा। यहाँ से पढ़ोगे कम, यहाँ जानकारी लोगे ज़्यादा। तो प्रैक्टिकल वे में किसी चीज़ को करोगे ना, तो उसका नॉलेज इन्हांस होने लगता है। हो सकता है कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में निकल के चला आए किसी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जैसे पेटीएम बना, फ़ोन पे बना, उसी तरह से तुम कुछ और चीज़ बना दो पढ़ते पढ़ते। तो ये है पढ़ाई का मतलब। यही जरूरी नहीं है तुम जब आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लो तभी तुम कोई आइडिया स्टार्टअप बना पाओ, नहीं। तुम इस किताब को जब पढ़ रहे हो, इसके बेसिक से उसको निचोड़ना चालू करो, उसको पढ़ना चालू करो। जब तुम इस लेवल पर क्रियाओं करना चालू करते हो तब आइडिया जनरेट होने लगते हैं। एक्चुअली में आइडिया जनरेट कैसे होता है, आइडिया इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, पीएसपी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप किसी प्रोडक्ट को, एक किसी प्रोसेस को निकाल देते हो, जब से तुम बेसिक से बैंक को पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिखी, हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है, इसको करना चाहिए, अब यही प्रॉब्लम तुम्हारा बिजनेस का रूप लेगी, ये इससे पढ़ने से फायदा मिलता है। तो इकोनॉमी इसे हवा हवा में थोड़ी पढ़ना कि रट लेना, हाँ IRDA इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटर डिपार्टमेंट हो गया, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बेसिक टू हाई, तब सॉरी तब ये दिमाग एक्टिवेट करेगा। बात समझ में आया, और तब मजा आएगा, तब इंटरेस्ट बनेगा, तब बेहतरीन टाइप से तुम आंसर इसमें लिख पाओगे। इस तरह तुम इसको पढ़ के देखा करो, बात समझ में आई। तो ये है पढ़ने का तरीका। पढ़ा तो मैं रहा हूँ, अलग बात है, ये तुम सीखो मुझसे, उसके बाद तुम किताब के महारथी स्वतः ही बन जाओगे। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिकों में निकाल के निचोड़ के तुमको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। कोई कहीं पकड़ लिया तुमने, इन्वेंशन कर डाला इसमें, तो हर जगह इन्वेंशन है ना, इकोनॉमी में क्यों नहीं इन्वेंशन है बताओ। ऑनलाइन पेमेंट बैंक का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पेटीएम फोन पे लोग आए कि नहीं, सब इकोनॉमी पढ़ के ही तो आए यार। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को बेटर फॉर्म में पढ़ा, इनोवेशन कर दी। बात समझ में, QR कोड का इनोवेशन हो गया, ठीक है। जब तुम इसको पढ़ोगे तभी सीखोगे। तुम्हें जरूरी नहीं है अगर तुम्हारा एडमिशन IIT और IIM में नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम इनोवेशन नहीं कर सकते हो, नहीं। इसके लिए तुम किताबों को ध्यान दो। एक थॉट है ना, इफ यू कैन नॉट स्टडी IIT, ऐसा काम करो कि IIT स्टडी अबाउट योर सेल्फ, IIT तुम्हारे बारे में पढ़े, ठीक है। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या दिया है इसने, द सेंस इन विच वी यूज द टर्म बैंकिंग, जो बैंकिंग टर्म हम यूज करते हैं किस सेंस में यूज करते हैं कि टुडे हैज इट्स ओरिजिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। एक्चुअली में क्या, हाँ बात सही, देखो ओरिजिन तो नहीं कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे भारत में ही इसका ओरिजिन पहले से ऑलरेडी अवेलेबल था। जो राजा महाराजा हुए थे क्या बिना बैंकिंग सेक्टर के काम करते थे, नहीं, दे आर आल्सो रेगुलेट देयर बैंकिंग सेक्टर।
ठीक है, उनका ट्रेडिशनल मेथड अलग था, हो सकता है इससे बेटर हो। उस समय भी तो कई लाख करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, कई हजारों क्या कहते हैं टैक्स लगते थे, कर लिए जाते थे, तो उसको मैनेज कैसे किया जाता था बताओ। वो तो वही तो बैंकिंग सेक्टर है, उस समय का ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर ही तो उसको मैनेज करता होगा। तो ये कहना अलग बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे हुजन्म हुआ नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो यूरोपियन कंट्रीज में पहले हुआ, स्टार्टिंग में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ। तो जिसके कारण से टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ पहले हुआ, कंप्यूटर, दिस इज अ रियल वर्ड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कंप्यूटर हुआ, पेन हुआ, पेपर हुआ, ठीक है, दीज आर न्यू टेक्नोलॉजी एक्चुअली में। तो इसी कारण से वहाँ पे चीज़ें क्या कहते हैं टेक के फॉर्म में जो हुई वो आगे हुई, इसीलिए उसको ओरिजिन बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि बैंकिंग सेक्टर वहीं से पैदा हुआ नहीं। इंडिया में अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, समुद्रगुप्त के काल में इन्होंने बेहतरीन तरीके से जनता को प्रभावित किया ना बैंकिंग सेक्टर से। ये लोग पैसा जो आता था क्या इसको ये थोड़ी है इकट्ठा कर लिया उसके बाद बांट दिए चारों तरफ, नहीं, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम था, सबका एक फाइल में नोट लिखा जाता था, प्रक्रियाएं थी प्रॉपर, बात समझ में आई? तो उस चीज़ को हमको खोजना चाहिए। उस दिन इसका वेस्टर्न वर्ल्ड में बताया जाता है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश रूलर बेबैक इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के आसपास ये जो बैंकिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब बताओ, क्या इंडिया में इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था? जब अंग्रेज नहीं आए थे तब भी तो सिक्के चलते थे ना, चांदी के सोने के सिक्के चलते थे कि नहीं चलते थे? तो इंडिया में बार्टर सिस्टम तो नहीं चलता था ना उस समय, अंग्रेज के आने से पहले बैंकिंग सिस्टम ही चलता होगा ना, तभी तो चीज़ें रेगुलेट होती हैं। तो ये बता रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के पास जब अंग्रेज आए तो बैंकिंग सिस्टम ओपन हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ, उन्होंने उसको जैसे उनके यहाँ जैसे रेगुलेट होता था उस चीज़ को ला के यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो इसको नाम दिया इंस्टीट्यूशन। ये जो नामकरण करने में अंग्रेज बहुत तेज थे, जैसे आज बाबा योगी कर रहे हैं। ये जो नामकरण करते थे लोग, इसी से उसको चेंज मिलता था, इसी से उसको अलग नज़रिए से देखा जाता था, वही नज़रिया आज तक हमें प्रभावित कर रहा है। बात समझ में? वो जो हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर चलता था ट्रेडिशनल वे में, जिस प्रकार टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है उस प्रकार से हम लोग भी उसको अपग्रेड करते। बात समझ में? उसको हम लोग भी अपग्रेड करते हैं ना यार, बस यही रीज़न था। लेकिन इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया तो इनका प्रभुत्व आ गया हमारे ऊपर, बस यही रीज़न था, इनका कहना मानना पड़ा। सिंस देन नंबर ऑफ चेंज हैव टेकन प्लेस इन दिस सेक्टर में कई चेंज हुए। टुडे इंडियन बैंक्स आर अमंग द फाइनेस्ट इन द एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स, वेल डायरेक्टेड टुवर्ड द बिकमिंग ग्लोबल लेवल पे अगर देखोगे इंडियन बैंक्स हाई मूव पे चल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज क्या है रीज़न उनके ग्रोथ का यही है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टअप का जन्म हो रहा है, यूनिकॉर्न का जन्म हो रहा है, हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास मार्केट अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, नंबर 1 हो गए ना चाइना से। तो मतलब क्या है, मार्केट अवेलेबल है, परचेजिंग पावर भी लोगों हमारे यहाँ बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है, पैसा यहाँ अवेलेबल है, ज़मीन यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद क्या कहते हैं वेदर कंडीशन यहाँ अवेलेबल है, तूफान कम आते हैं, भूकंप कम आ रहा, फ्लड कम आ रहा है, रीजन सुरक्षित है, इसलिए तो कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी। एप्पल आ रहा, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा, आईफोन बना रहा। तो यही रीज़न है कि बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व कर रहा, बहुत तेज़ से ग्रोथ कर रहा है। थोड़ा और ध्यान दे दिया जाए ना, अमेरिका की टक्कर दे देंगे। बात समझ में आई? और जिसके न्यूयॉर्क वगैरह में खुले हैं फेडरल वगैरह, सबको टक्कर दे देंगे। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर जो है हाईली, देखो बैंकिंग सेक्टर का शेयर देखो, पीएनबी का शेयर ले लो पिछले 2-3 साल के अंदर में लगभग मेरे हिसाब से 300-400% का रिटर्न उसने दिया। ठीक है, यही सब चीज़ें शो करती है। निफ्टी देख लो, निफ्टी कहाँ 23,000 था, 25,000, 30,000, 25,000 पहुँचा, 26,000 का आसपास क्रॉस करने वाला। यही रीज़न है। बैंक निफ्टी देखो 80,000 के आसपास अपने ऑल टाइम हाई पे। तो ये शो करता है कि जो बैंकिंग सेक्टर हमारे यहाँ वो ग्रो कर रहा है, हाईली फॉर्म में ग्रो कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये था अभी आज का इंट्रोडक्शन हम यहीं तक करते हैं बैंक का, और कल से हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे
ठीक है, और टॉपिक के बारे में आपको हो सकता है इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। और इसी प्रकार से चीज़ों को तुम कनेक्ट करना सीखो यार ना, क्योंकि जब इसी प्रकार से चीज़ों को तुम कनेक्ट करते हो तभी समझ में आती हैं। और यही लेवल अपनाओ पढ़ने में ना। और बाकी सिटिंग हॉल तुम्हारा काम कर ही देगी अगर तुम इसको बना ले गए तो। मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, चुपचाप चेयर कुर्सी ले लो, ठीक है। और अगर पैर में मच्छर काटते हैं चुपचाप फुल लोअर पहन लो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और पैर में जूता पहन लिया करो। गल पैर गल नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा, ठीक है। और बैठो फुल बाजू स्लीप पहन लो, मतलब बुशर्ट पहन लो, शर्ट पहन लो। उसके बाद सामने बुक खोल लो और कॉपी रख लो और स्मार्टफोन को बंद कर दो। बात समझ में आई? किताब को पढ़ना चालू करो बेसिक से, और लेवल उसमें से निकालो बेहतरीन शॉट में, फिर देखो कमाल। ये सब किया करो यार, 72 घंटा 15 घंटा 20 घंटा पढ़ो, मैं कहता हूँ पढ़ो। तुम यार पढ़ के तो देखो, अभी जो लोग चिल्ला रहे हैं तुम्हारे जीवन नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। नौकरी फौकरी छोड़ो तो बहुत छोटी चीज है, ये खुल जाएगा तुम्हारे, पूरा खुल जाएगा। पता नहीं कितने स्कोप तुम्हें दिखने लगेंगे। तुम अभी इसलिए परेशान हो, एसएससी नहीं क्वालिफाई कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा ये खुला नहीं है। और जिस दिन ये खुल गया तुम्हारा, देन यू आर अनस्टॉपेबल, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था। ये सब चीज़ें सीखो यहीं से, दिस इज टाइम टू लर्न। बात समझ में आई? कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है हिस्ट्री या जोग्राफी, हिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाने में आनंद आता है। बात समझ में आई? तो ये है लॉजिक, तो इस प्रकार से पढ़ो, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास इंग्लिश वर्ड आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, जीत लो इस संसार को, अब मुस्कुराते रहो।